to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be start in class 12th Political Science chapter number 4 भारत के विदेशों से संबंध, जो कि सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 4 है। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास की वीडियो में हमने सेकंड बुक के चैप्टर नंबर 3 तक सभी चीज़ें कवर कर ली हैं विद क्वेश्चन आंसर, MCQ क्वेश्चन आंसर, रिवीजन, वन शॉट, सब चीज़ हमने कवर कर रखी है। अगर आपने पिछली क्लास के चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है या फिर चैप्टर नंबर 3 नहीं देखा तो आप जाके चैनल पर ईजिली देख सकते हैं। सारी वीडियोज़ अपलोडेड हैं, क्वेश्चन आंसर्स वाली भी, एक्सप्लेनेशन वाली भी, वन शॉट वाली भी। अदरवाइज अगर आप ये चैप्टर देख कर जाना चाहते हैं या फिर वो बाद में देखेंगे तो इस वीडियो के भी एंड स्क्रीन के अंदर लास्ट क्लास की वीडियो लगी हुई है, आप वहां से भी इजीली देख सकते हैं। सो अदरवाइज आज की क्लास की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 सेकंड बुक चैप्टर नंबर 4 भारत के विदेश संबंध, और समझते हैं कि इस क्लास में यानी इस चैप्टर के अंदर आखिर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो देखिए, भारत के विदेश संबंध अभी हमने पढ़ा कि बेसिकली मैंने जैसे बताता हूँ आपको कि सारे चैप्टर्स कनेक्ट हैं। भारत आज़ाद हो गया, विकास के क्षेत्र में बढ़ गए। अब बात कर रहे हैं भारत के आखिर विदेशी संबंध क्या क्या हैं, हमारी नीतियाँ क्या क्या हैं, विदेश के संबंध में आखिर हम लगभग तालमेल कैसे बना पाते हैं। तो देखिए यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो भारत बहुत चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था। उस समय लगभग संपूर्ण विश्व 2 ध्रुवों में बंट चुका था। ऐसे में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी दूरदर्शिता के साथ भारत की विदेशी नीति तय की। तो बेसिकली जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय काफ़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति चल रही थी पूरे विश्व के अंदर। पूरा विश्व 2 ध्रुवों के अंदर बंट चुका था, यानी कि एक तरफ सोवियत संघ तो दूसरी तरफ अमेरिका, यानी साम्यवादी व्यवस्था और दूसरी तरफ पूंजीवादी व्यवस्था। तो इस समय पर हमारा देश आज़ाद हुआ था तो समय लगभग संपूर्ण विश्व 2 ध्रुवों में बंटा चुका था। ऐसे में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी दूरदर्शिता यानी दूर की सोच रखकर भारत की विदेश नीतियां तय की। अब भारत की विदेश नीतियां क्या हैं वो देखते हैं। पढ़ते हैं भारत की विदेश नीति के कुछ तत्व। तो देखिए उसमें से ये हैं, पहला तो गुटनिरपेक्षता, अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर शांतिपूर्ण हल, साम्राज्यवाद का विरोध, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र, पूर्वक एवं सक्रिय भूमिका, पंचशील, निशस्त्रीकरण। तो इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं स्टूडेंट जो कि हम पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, इसीलिए आपको ये चैप्टर काफी इजी लगने वाला है अगर आपने पीछे चैप्टर्स पढ़े होंगे अच्छी तरीके से। निशस्त्रीकरण हमने पढ़ा था, यानी कि जितने भी शस्त्र वगैरह होते हैं ज्यादातर देशों के पास ABM वगैरह मशीन्स वगैरह, तो उन सभी के ऊपर क्या करना, एक रोक लगा देना, रोकथाम लगाना, और अगर है तो उस पर लिमिट तैयार करना। इसमें कहा था ना स्टार्ट 2, साल्ट 2, ये सब हमारी चीजें निकली गई थी, सब संधियां निकली थी जिसपे कई सारे देशों ने हस्ताक्षर कर इसका पालन किया गया था। ठीक है, तो और पंचशील वगैरह भी हम पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र, पूर्वक एवं सक्रिय भागीदारी, साम्राज्यवाद का विरोध करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों में एक शांतिपूर्ण हल करना, एकदम लड़ाइयों के ऊपर नहीं जाना। तो ये सब हमने UNO के चैप्टर में पढ़ा था। कूटनिरपेक्षता, तो यहाँ पे कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हमने पहले पढ़ रखे हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर इसमें जो छठा टॉपिक है हमारा पंचशील, वो क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास पंचशील। देखिए पंचशील का मतलब है 29 अप्रैल 1954 को भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई ने, भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई ने शांतिपूर्ण से अस्तित्व को बनाए रखने के लिए 5 सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए थे, या फिर 5 सिद्धांतों की घोषणा कर दी थी। तो इसी व्यवस्था को पंचशील बोला जाता है, राइट। इसकी डेट याद रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, और एक इसके बीच में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। अब नीचे आ जाइए कि गुटनिरपेक्षता की नीति, यानी कि विदेश नीति का एक प्रमुख तत्व है हमारा गुटनिरपेक्षता। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर है ये है क्या। तो देखिए, अथक प्रयासों से मिली स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समक्ष एक बड़ी चुनौती अपनी संप्रभुता को बनाए रखने की थी। यानी जितनी मुश्किल से हमें आज़ादी मिल पाई थी ब्रिटेन से छोड़कर और भी अलग अलग एम्पायर से छोड़कर, तो अब हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती थी वो अपनी संप्रभुता को बचाए रखने की थी। हम हर एक चुनौती के अंदर पास होते जा रहे थे, लोकतंत्र की चुनौती हो, चाहे वो सामाजिक स्तर के विकास की चुनौती हो, या फिर एकता और अखंडता की चुनौती हो, उन सभी के अंदर हम 100% दे रहे थे अपना। अब हमारे पास चुनौती जो थी वो थी संप्रभुता की। तो अब इसके बाद का टॉपिक समझते हैं, देखते हैं। देखिए कि इसके अतिरिक्त भारत को तीव्र आर्थिक व सामाजिक विकास के लक्ष्यों को भी प्राप्त करना था। अतः इन दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया और विदेशी नीति का एक प्रमुख तत्व के रूप में
अंगीकार किया। यानी कि भारत को क्या करना था, इसी के तहत भारत को तीव्र आर्थिक व सामाजिक विकास के लक्ष्यों को भी प्राप्त करना था। तो इन दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया और साथ ही अपनी विदेश नीतियों में इसको प्रमुख तत्व भी प्रदान किया। अब आ जाइए नीचे थोड़ा सा पॉइंट में। इस नीति के द्वारा जहां शीत युद्ध के परस्पर विरोधी खेमों तथा उनके द्वारा संचालित सैन्य संगठनों जैसे नाटो, वार्सा पैक्ट और साथ ही आदि से अपने से दूर रख सका इसकी नीति के द्वारा, वही आवश्यकता पड़ने पर दोनों ही खेमों से आर्थिक व सामरिक सहायता भी प्राप्त कर सका। तो ये है हमारी गुटनिरपेक्षता की नीति कि इसके द्वारा जितने भी हमारे शीत युद्ध के परस्पर खेमे हैं, लाइक विरोधी खेमे हैं, जैसे संचालित सैन्य संगठन जैसे नाटो हुआ, वार्सो पैक्ट हुआ, तो आदि इन सभी से अपने आप को दूर भी रख सका और यदि आवश्यकता पड़ी तो इनसे हम हेल्प भी ले सके विथ यूज ऑफ गुटनिरपेक्षता। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल थ्योरी। आई होप आपके समझ में आया होगा। कुछ पॉइंट्स और बचे उनको भी कवर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, एशिया तथा अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के मध्य भविष्य में अपनी महत्वपूर्ण व विशिष्ट स्थिति की संभावना को भांपते हुए भारत ने विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का प्रबल समर्थन किया। इस कड़ी में 1955 में इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में एफ्रो एशिया सम्मेलन हुआ जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। सितंबर 1961 में बेलग्रेड में प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ और इसी के साथ इस आंदोलन का औपचारिक प्रारंभ भी हुआ। तो जितने भी स्टूडेंट्स के पॉइंट्स हैं सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं निशान लगा देता हूँ कि भारत ने विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का प्रबल समर्थन किया। इस कड़ी में 1959 में इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में एफ्रो एशिया सम्मेलन हुआ था जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी। सितंबर 1961 में बेलग्रेड में प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के साथ ये आंदोलन औपचारिक प्रारंभ हुआ। सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ, इजीली समझ में भी आना चाहिए आपके। तो यहाँ इसी के साथ हमारा ये पॉइंट भी फिनिश। आज की क्लास की वीडियो में इतना ही। आज की क्लास की वीडियो में हमने इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने नोट डाउन भी किए होंगे, एक बार घर पे रीड करेंगे तो सब चीज़ क्लियर हो जाएंगी। फिर भी अगर आप किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अदरवाइज नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में यानी नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हमारी, तो हम पढ़ेंगे अब अपने भारत के पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ या फिर अदर देशों के साथ किस तरीके के संबंध है, जो कि हम पीछे पढ़ के भी आ चुके हैं, बट इसके अंदर हमें और भी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आप नोट डाउन ज़रूर करें और घर पे इसको रीड भी ज़रूर करें और अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करें। आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर होती हुई आ रही होंगी। फिर भी अगर आपको किसी भी क्लास की वीडियो में किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।